Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. तो OW बैच आप लोगों ने क्लास तो देखी नहीं होगी, आकाश की है ना? आप 12th में ही आए हो, Yes, sir. तो देखना चाहते हो? Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, चलो sir. आपको क्लास दिखाता हूँ आकाश की क्लासेस कैसी हैं, सिंस यू हैव नॉट सीन ऑल दीस थिंग्स। तो जस्ट अ सेकंड, देखो यहाँ पे ये क्लास है। बोर्ड दिखाता हूँ उसको टेढ़ा करके को। दिस इज बोर्ड। As the video is paused. Sir, video freeze हो गया। Yes. Yes, sir. आवाज में
वो कनेक्शन आउट हो गया था अभी, इसीलिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पिछली क्लास में, हाँ, हम लोग को आईज के बारे में पढ़ना है आज। आईज के बारे में, इट इज ऑल्सो एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द आईज। सो लेट्स डू इट। Just a second. Fine. तो हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या कुछ कर चुके हैं? माइक्रोस्कोप कर चुके हैं, टेलीस्कोप कर चुके हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कर चुके हैं, ठीक है। अब जो बारी आती है वो आती है आइज के बारे में। आइज क्या है, आइज को स्टडी करते हैं जरा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वो भी है, इंस्ट्रूमेंट वो होता है जो भी लाइट के साथ खेल सके, लाइट को बेंड कर सके। तो आंखें भी वो काम करके दिखा सकती हैं। आंखों के बारे में पढ़ते हैं, हमारी आंखें कैसे काम करती हैं। तो आइज के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। आइज, तो क्या खासियत होती है हमारे नॉर्मल आंखों की? जो नॉर्मल आइज होती हैं उनमें क्या खास बात है ऐसी? तो जो नॉर्मल आइज हैं उनकी खासियत ये है, भाई नॉर्मल आई है, ठीक है, हेल्दी आई कह लो, नॉर्मल आई कह लो, स्वस्थ आंखें हैं एकदम, ये नॉर्मल आइज। क्लास 9th में वैसे पढ़ा है आप लोगों ने, लेकिन एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। जो नॉर्मल आई होती है ना हमारी, वो कहाँ कहाँ तक चीजें देख पाती है, कहाँ कहाँ तक देख पाती है नॉर्मल आई? भाई हम तो इन्फिनिटी वाली चीजों को भी देख लेते हैं, चांद सितारे देख तो रहे हो, वो कहाँ पे हैं? सब इन्फिनिटी पे हैं। तो अब हमारी नॉर्मल आई इन्फिनिटी को भी देख लेती है, यानी फार पॉइंट कहाँ पे है उसका? फार पॉइंट उसका इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर जा करके है। और नियर पॉइंट कितना है? कम से कम कितना पास ला सकते हो आप उसके? कम से कम Sir, 25 25 ला सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ला सकते पास, क्योंकि मना किया गया है हमको, एवरेज वैल्यू है ये 25, इससे पास में ले लाना है। इसके पास लाओगे तो अब कितना भी अच्छा क्यों ना इंसान हो वो भी नहीं देख पाएगा, ऐसा कहा गया है, ठीक है। तो देयर इज अ बाउंड्री जहां पे ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसको हम देख सकते हैं। सो हेल्दी आइज, नॉर्मल आइज कहती हैं जो नियर पॉइंट है उसका एनपी, नियर पॉइंट एनपी से डिनोट कर रहा हूं, और जो नियर पॉइंट है वो डी पर है। नियर पॉइंट इज इक्वल टू डी, डी पर है वो पॉइंट। और जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी पे है, तो फार पॉइंट इज एट इन्फिनिटी। तो दिस इज द हेल्दी आई, ये हेल्दी आईज है। और इसके बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दो आप, जहां मर्जी हो आपकी वहीं ऑब्जेक्ट रख दो, ये क्या करेगा? आइज क्या करेंगी? ऑब्जेक्ट से रेज जाएंगी और रेटिना पे फोकस करवा देंगे, रेटिना पे फोकस हो जाएंगी रेज। जैसा भी जाना चाहे जा सकती है रेज, यहाँ पे रेटिना पे मिल जाती हैं। तो बेसिक थिंग इज, एक सेकेंड, तो इस पे खास बात क्या है कि रेटिना पे जाके मिल जाती है रेज, इस तरह से जाके मिल गई, फोकस करवा लेती है आइज। सीलियरी मसल्स जो होती है ना, यहाँ पे सीलियरी मसल्स, यहाँ पे मसल्स वगैरह लगी होती हैं, सीलियरी मसल्स, वो इसको फोकल लेंथ इसकी कम ज्यादा करती रहती हैं आइज की। अगर आप यूं कहें कि आई का जो लेंस है उसका फोकल लेंथ सेम रहता है क्या? उसका फोकल लेंथ सेम नहीं रहता है, वो बदलता रहता है। सीलियरी मसल्स उसमें रोल प्ले करती हैं। सीलियरी मसल्स रेडियस ऑफ कर्वेचर को कम ज्यादा कर देती हैं टू फ्लक्चुएट द फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस कीप्स ऑन चेंजिंग विद द हेल्प ऑफ सीलियरी मसल्स। ओके, तो ये हेल्दी आइज के गुण हैं। अब खराब क्या होता है आंखों में? आंखों में क्या चीज खराब हो जाती है? या तो आंखों में नॉर्मल पॉइंट खराब होता है या फिर उसका फार पॉइंट खराब होता है। दोनों में से एक चीज कोई खराब होगी इसमें, ये तो नॉर्मल पॉइंट होगा या फिर फार पॉइंट होगा। तो देखते हैं इसमें, ठीक है। सो फॉर अनहेल्दी आइज
either of far point or near point gets disturbed due to various reasons. रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं कि क्यों होगी खराब. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं पहले टाइप ऑफ डिफेक्ट की, दैट इज जिसको कहते हैं नियर साइटेडनेस. पास का ही दिखता है. नियर साइटेडनेस का मतलब है मायोपिया. नियर साइटेडनेस का मतलब मायोपिया. अब ये कैसा डिफेक्ट है? ये कहता है नियर साइटेडनेस, नाम से समझ में आ रहा है, नियर साइटेडनेस यानी नियर का ही देख पाएगा. तो इसमें कौन सा पॉइंट खराब हुआ? इसमें फार पॉइंट गेट डिस्टर्ब्ड. फार पॉइंट गेट्स डिस्टर्ब्ड क्योंकि उसको पास का ही दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है. नाम ही कह रहा है वो नियर साइटेडनेस. मेरी दूरी अब पास की रह गई है, दूर की खराब हो गई है, तो मायोपिया उसको नाम दिया गया है. तो फार पॉइंट डिस्टर्ब हो गया. तो अगर फार पॉइंट डिस्टर्ब हो गया तो डिस्टर्ब्ड वाली आंखें कैसी दिखेंगी? डिस्टर्ब्ड वाली आंख कैसा बिहेव करेगी? तो भाई ये तो नियर पॉइंट है, ठीक है, ये है नियर पॉइंट. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई है. आइए दिक्कत फार पॉइंट में. तो हो क्या रहा होगा बेसिकली? फार पॉइंट में हो क्या रहा होगा कि अगर पॉइंट से कोई रेज आएंगी ना, अगर फार पॉइंट से रेज आती भी हैं तो वो पहले ही मिल जाती हैं, रेटिना से पहले ही मिल जाती हैं. अदरवाइज इनको होना क्या चाहिए था? रेटिना पे मिलना चाहिए था, पर ये क्या कर रही हैं? पहले ही मिल जाती हैं. तो ये है मतलब डिफेक्ट आई. ये डिफेक्टेड आई. अगर ज्यादा दिनों तक इसको सही नहीं कराया तो ये नंबर और बढ़ जाएगा, ये प्रॉब्लम और इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है. नियर पॉइंट से इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. और मैं चीजें बताता हूँ इसमें और क्या होगा. तो इसमें जो फार पॉइंट है, इसमें जो क्या हो गया, फार पॉइंट तो डिस्टर्ब हो गया, यानी इन्फिनिटी वाली चीजें अब नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है. तो फार पॉइंट जब डिस्टर्ब हो जाता है तो उसमें एक और देखो डायग्राम समझाने के लिए काफी डायग्राम की जरूरत पड़ जाती है. इसमें एक डायग्राम में ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है, इसलिए. तो सपोज ये आई है मेरे पास, यहाँ पे आइज ले ली और ये लेंस है, ये नियर पॉइंट है, इसको कुछ भी नहीं हुआ नियर पॉइंट को. और सपोज फार पॉइंट यहाँ पे आ गया. अब फार पॉइंट यहाँ आ गया यानी इन्फिनिटी नहीं रहा है. इन फार पॉइंट अब इन्फिनिटी नहीं रहा, बल्कि फार पॉइंट अब कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आ गया है, यानी ये दायरा हो गया उसका. अब इससे दूर नहीं देख सकता है वो. इसके अंदर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो वो देख पाएगा, यानी इसके अंदर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो ये परफेक्ट है. रीजन ऑफ विजिबिलिटी, ये है रीजन ऑफ विजिबिलिटी. नॉट विजिबल, ब्लरी रीजन, ये हो गया ब्लरी रीजन. ये डिफेक्टेड आई के बारे में ही बता रहा हूं अभी भी. मान लो ये तो रीजन ऑफ विजिबिलिटी है, यानी कि इसके अंदर अगर ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट्स रेज जाएंगे ऐसे ऐसे और रेटिना पे मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे, क्योंकि इसका फार पॉइंट अब इन्फिनिटी नहीं रहा, कम हो गया है फार पॉइंट. नियर पॉइंट पे कुछ नहीं हुआ, तो इसी को कहते हैं फार पॉइंट डिस्टर्ब हो जाना. डिस्टर्ब होना मतलब उसकी वैल्यू अब चेंज हो गई, अब इन्फिनिटी नहीं रही, अब वो कुछ दूरी पे आ चुकी है. अब ये हो सकता है कि 2 मीटर हो, 3 मीटर हो, 1 मीटर हो, ठीक है. पहले इन्फिनिटी हुआ करता था ये, पर अब ये पास में आ गया है थोड़ा. तो जिसके चश्मे लगे हुए हैं वो उसको समझ लेंगे और अच्छे से कि आप अपना चश्मा उतार के देखो, आपको दूर का दिखेगा ही नहीं, साफ साफ ब्लरी दिखेगा, ब्लर सा, ठीक है. आपको पास साफ साफ कब दिखना शुरू होता है? आपको साफ साफ कब दिखना शुरू होता है? जब आप पेन, मान लो कि पेन रखा है अपने सामने, ठीक है, पेन पे लिखा, पेंसिल पे लिखा हुआ नटराज. कैसे चेक करेंगे कि आपका फार पॉइंट क्या है? आपने चश्मा उतारा, पेंसिल पे लिखा हुआ नटराज, HP लिखा हुआ है उस पे, उस पेंसिल को दूर ले जाओ आपको जहां पे वो नटराज जो लिखा हुआ है वो ब्लर दिखना शुरू हो जाए, वहीं पे पेन को रोक देना, वही आपका फार पॉइंट हो चुका है. समझ में आया मतलब क्या कह रहा हूं मैं? भाई आईज में जब डिफेक्ट आया है तो वो दूर का नहीं देख सकती आईज,
मायोपिक आई दूर का नहीं देख पा रही हैं, अब वो दूर वाला कुछ करीब आ गया है, तो फार पॉइंट कुछ पास में आ गया है। ठीक है, तो ये है डिफेक्टेड आई यहाँ पर, तो ये पूरा डिफेक्टेड आई है यहाँ पे, डिफेक्टेड आई। यानी यहाँ पे अगर कोई चीज हुई ना, यहाँ पे अगर कोई चीज हुई तो व्हाट प्रॉब्लम विल इट विल फेस, यहाँ पे कहीं आ जाएगा, देख लो यहाँ पे आ जाएगा। इसके अंदर है तब तक तो ठीक है, बाहर गया कुछ नहीं हो सकता, उसका साफ नहीं दिखेगा, तो ये दिक्कत है। अब हम क्या करें, क्या करें? तो हमने ये सोचा कि लाइट ना पहले ही मिल जाती है, ऐसा नहीं लगा डाइवर्जिंग पावर इंक्रीज हो गई है लाइट की, लुक्स इन डिफेक्टेड आई ऐसा लग रहा है, इट लुक्स लेंस has more converging power, converging ability ज्यादा आ गई उसके अंदर, ऐसा लग रहा है। तो क्या करें सही करने के लिए? सो टू करेक्ट इट we must introduce डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी, कुछ डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी इसमें डालनी पड़ेंगी। ठीक है, तो क्या करेंगे? तो तरीका देखो क्या है, तरीका ये है, सपोज ओवर हियर आई हैव द आइज, यहाँ पे आइज है मेरे पास। ठीक है, ये जो है फार पॉइंट है, ये नियर पॉइंट है, दिस फार पॉइंट, ये है इलाका जहां पे मैं देख सकता हूं। ओके, आइज के इस रीजन तक अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा तो वो उसको देख सकती है क्लियरली, पर हमको दिक्कत है कि हम दूर वाली चीजों को नहीं देख पा रहे हैं। अच्छा, तो कौन सा लेंस लगाया जाएगा इसमें? क्योंकि हमको उसमें डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करनी है आइज में, तो हम लगाएंगे इसमें कॉनकेव लेंस लगा दिया। क्यों लगाया भाई? यही है जो कि लाइट को फैला सकता है, क्योंकि लाइट पहले ही मिल जाती है, तो ये क्या करेगा, लाइट को थोड़ा सा फैला देगा, थोड़ा सा दूर मिलवाएगा, डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने कॉनकेव लगाया। कैसा लगाऊं उस कॉनकेव को मैं? आपको क्या चीज देखनी है? अगर मान लो आपने वो चीज देख ली तो आप बाकी सब चीजें देख सकते हैं। मान लो अगर आपने इन्फिनिटी वाली चीजों को देख लिया विद द हेल्प ऑफ दिस लेंस, अगर आपने इन्फिनिटी वाली चीजों को देख लिया विद द हेल्प ऑफ दिस लेंस, ऑल अदर पोजीशंस कैन बी वेरी इजीली विजिबल। तो फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, मैंने इन्फिनिटी से रे लेकर के आ रहा हूं, इन्फिनिटी से रे लेकर के आया। ठीक है, और इन्फिनिटी से ला रहे हैं रेज को, इन्फिनिटी से ला रहे हैं, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लेंस कितना क्या काम कर दे। ये लेंस, जो लेंस लगाया है हमने कॉनकेव, ये बस इतना काम कर दे कि लाइट को ऐसा दिखाए कि लाइट कहां से आती हुई दिखे हमको, आई डिफेक्टेड के फार पॉइंट से, फार पॉइंट से आती हुई दिखे, इतना तो कर दे कम से कम, ज्यादा नहीं तो इतना तो कर ही सकता है, इतना कर दे, बस इतना कर दे। इससे ज्यादा कर दिया तो कोई दिक्कत होगी क्या? कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे दिखेगा फिर आपको, समझ रहे हैं? यहाँ दिख जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी इस बात से कि ज्यादा कर देगा तो। पर जैसे दो चश्मे होते हैं, आपको जो चश्मा लगाने वाला है ना, वो पूछता होगा इसमें अच्छा दिखा या इसमें अच्छा दिखा, वो पूछता है आपसे, जब वो ABCD पढ़वाता है ना आपसे, तो पूछता है इसमें अच्छा दिख रहा है या इसमें अच्छा दिख रहा है, पर आपको दोनों में अच्छा दिख रहा होता है। वो ये कभी कभी ये कारण भी बन जाता है उस चीज का। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे जो इन्फिनिटी से रेज आ रही है, इस लेंस ने ऐसा काम कर दिया कि इससे जो रेज निकल के जा रही है, जो आंखों में गिर रही है, ऐसा लग रहा है आंखों को कि ये रेज कहां से आ रही है, इस जगह से आ रही है। अच्छा, तो क्या आप इतने से पोर्शन को देख के बता सकते हो कि फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस क्या होगा? फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस क्या होगा विद दिस गिवन इंफॉर्मेशन? सिर्फ येलो वाले पार्ट पे फोकस करो और बताओ व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव लेंस। क्या कह सकते हो? फार पॉइंट ही तो हो गया,
So far point. 4 point. फार पॉइंट ही हो गया फोकल लेंथ, बिकॉज फोकल लेंथ डिफाइन ही कैसे करते हैं भाई, पैरेलल रेज भेजो जहां मिल जाए या जहां अपीयर होते हुए दिखे, मिलती हुई दिखे, उस डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं उस लेंस के लिए। तो यानी कि कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो किसके बराबर होगा, फार पॉइंट के बराबर। भाई ये तो बहुत आसान काम है, ये तो घर बैठ के भी कर सकते हैं, डॉक्टर बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप नटराज की पेंसिल लो या उससे छोटा कुछ लिखा हुआ उसको ले लो, उसको दूर ले जाओ, जहां वो आपको ब्लड दिखना शुरू हो जाए आप समझ जाना वो मेरा फार पॉइंट है, फोकल लेंथ आपको मिल जाएगा। जैसे ही फोकल लेंथ मिल गया, 1 फोकल लेंथ क्या होती है, पावर होती है, आपको लेंस का पावर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये काम तो घर बैठे भी हो सकता है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं कहूंगा इट इज क्लियर, focal length of concave lens is equal to far point of defected eye। यानी कि फोकल लेंथ क्या लिखोगे आप, माइनस ऑफ एनपी लिखोगे ना, फोकल लेंथ कोई कॉन्केव का ऐसे ही लिखा जाएगा विथ प्रॉपर साइन अगर लिखे तो, मैग्नीट्यूड वाइज सॉरी फार पॉइंट Sir, FP. हाँ एफपी ये नाप सकते हैं, बहुत इजीली नापा जा सकता है एफपी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये सोचे सर मान लो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में नहीं रखा, जरूरी इन्फिनिटी पे हो, पास में रखा हो तो आप क्या, मैं इसका क्या जवाब दोगे आप बताओ, क्या जवाब होगा आपका, मान लो पास में रखा हुआ है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर ये तो आपने इन्फिनिटी के लिए निकाल दिया, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ आसपास रखा हो तो आँख कैसे देखेगी, तो आप क्या जवाब देंगे इस बात का, आप कहेंगे कि अरे अरे जब इन्फिनिटी वाली रे फोकस पे मिल रही है तो आगे वाला जो ऑब्जेक्ट रखा होगा वो यहाँ मिलता हुआ दिखेगा, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ की चीजों को तो आईज सेट कर लेते हैं ना पहले से ही, आईज जानती है, ये कैपेबिलिटी आईज के पास अभी भी है कि एफपी के अंदर अगर आप उसको कोई चीज दिखा देंगे तो वो देख लेगी, फोकस करवा लेगी, समझ रहे हैं, इसलिए मैंने इन्फिनिटी वाला रे लिया है यहाँ पर। ठीक है, आप दूर का देख लिया तो पास का देख ही लोगे, क्योंकि दूर की इमेज अगर यहाँ बन रही है तो पास की जो इमेज बनेगी और पास बनेगी, यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी। ठीक है, तो ये चीज है। फाइन, हाँ जी बोलो। सर जो फार पॉइंट है वहां पे तो हमारी आई पहले भी देख ही पाई थी जब डिफेक्टेड था उसमें, तो देख पा रही थी, मतलब जब देख पा रही थी, फार पॉइंट और नियर पॉइंट के बीच में देख ही पा रही थी ना। हाँ देख तो पा रही थी, बिल्कुल सही बात है, तो हम देख रही थी, सही बात है, दूर का कहाँ देख पा रही थी, ऑब्जेक्ट तो दूर रखा हुआ है ना, ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे है। अच्छा, फिर वो वहां पे कन्वर्ज कर रही है, ओके से समझ आ गया। समझ Yes, sir. ये देखो ये गुण आती है, जो ऑब्जेक्ट के गुण है ना उस लाइट के अंदर होते हैं, ये गुण चल, ये देखो ऐसा Yes. समझ लो, ये गुण है जो लाइट ऑब्जेक्ट के चल रहे हैं, ये गुण यहाँ पहुंचे, ये गुण यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, आंखों में ऐसे जा रहे हैं। इन्फॉर्मेशन इज इन द रेज, रेज में होती है ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन, तो ऐसे Yes, चलते हैं, sir. समझ रहे हैं, तो ये यहाँ पहुंचा, ये गुण यहाँ जा रहे हैं, यहाँ मिल गए, ऐसा होता है। तो ये जो जा रहे हैं यहाँ पे लाइट, ऐसा लग रहा है यहाँ से आ रही है, तो ये तो आइस जानती है, ये काम तो कर दिखाती है आइस बहुत इजीली, समझ गए। Yes, sir. तो ये हाँ जी। मायोपिक है, मायोपिक जनरली यंग लोगों को होता है, यानी जितने भी 40 साल से कम उम्र वाले हैं उन सबको मायोपिक ही होगा पहले, यानी सबकी पावर जितनी भी है सबकी नेगेटिव भी होगी। आप अपनी पावर बताओ, मैं आपका फार पॉइंट बता दूंगा। पावर क्या होती है भाई, पावर तो आप निकाल सकते हैं यहाँ पे बहुत इजीली, पावर इज इक्वल टू व्हाट, 1/f, ये तो होता है लेंस में, -6। ये f कर दो। अगर आपकी पावर किसकी कितनी है बताओ, सर -6। बाप रे बाप, पावर तुम्हारी -6 है ना, तो माइनस का मतलब समझ गए क्या मतलब है, पावर माइनस कब होती है, पावर माइनस है इसका मतलब फोकल लेंथ भी माइनस होगी आपकी, क्योंकि Yes, पावर sir. का लेंस के केस में फॉर्मूला होता है 1/f, तो फोकल लेंथ माइनस होगी, फोकल लेंथ अगर माइनस होगी तो आपका लेंस कैसा बिहेव कर रहा है, कॉन्केव। कॉनकेव की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि उसका फोकल लेंथ है कॉनकेव, यानी कि 1 फोकल लेंथ हो जाएगी 1/6, ये हो जाएगी फोकल लेंथ, क्योंकि पावर 1/f होता है, तो ये होगी फोकल लेंथ, क्योंकि उसने कहा मेरे को 6 है उसकी पावर, तो उसकी पावर अगर 6 है तो ये मीटर में होता है, ध्यान रखिए ये मीटर में एक्सप्रेस किया होता है हमने ना, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये फोकल लेंथ मीटर में आ रखा है, ये आंसर मीटर में है, क्योंकि जो भी हम फोकल लेंथ निकालते हैं ना इस फॉर्मूले से, तो जो फोकल लेंथ होता है मीटर में होता है, तो ये मीटर में है तो उसका मतलब सेंटीमीटर में चेंज करो इसको,
तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे आ जाएगा, अरे चल जा पेन, क्या हो गया इसको? एक सेकंड रुको, ये बंद होगा शायद अभी, एक सेकंड रुकिए, हैंग कर गया है। Oops. एक सेकंड रुको। अभी हो गए टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस। चलो देखते हैं, इसमें हो गया। तो एफ तो मीटर में होता है, यानी सेंटीमीटर में चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसका कितना आ जाएगा आंसर इसका? 16.6 क्या आ गया? सही है? सही है। तो धनंजय आप तो यार ये तो डी से भी कम पे आ गए। डी 25 होता है। हाँ सर। तो वो तो कितना देख पाते हो बताओ? आपको सर कुछ नहीं दिखता। हाँ कुछ भी नहीं दिखता लगभग। फोन बस थोड़ा सा ही पास रखा हो तो भी दिख पाता हूँ। लैपटॉप भी मतलब अपने हाथ के इक्वल रखा है तो बहुत सब कुछ ब्लर दिख रहा है, जबकि सब कुछ बड़ा बड़ा दिखा हुआ है। चलो चलो ठीक है। से मेरी बचपन से ही घटना शुरू हुई थी ना। बचपन के कुछ हो सकता है, बचपन में हो। चलो खैर, प्लस क्या तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से नियर पॉइंट भी। तो ये हो गया हमारा मायोपिक वाला एक्शन। मायोपिक समझ में आ गया, ठीक है। ये दूरी एकदम नेग्लिजिबल दूरी है, पास में रखा होता है, आइस के पास में ही होती चीज। इस्तेमाल करेंगे तो आइस पर स्ट्रेन पड़ेगा सर। क्या करेंगे? हाँ अगर बोलो सर, अगर रीडिंग के वक्त इनका इस्तेमाल करेंगे तो आइस पे स्ट्रेन पड़ेगा सर। बिल्कुल पड़ेगा। ये डाइवर्ज कर रहा है, आपका पहले से यहाँ मिलता था। आपकी स्वस्थ आंखें थी तो यहाँ मिल जाता था ना। जब स्वस्थ आंखों में यहाँ मिल रहा था, आपने लेंस और लगा दिया जबरदस्ती का, तो क्या हो जाएगा बताओ? जबरदस्ती अगर आप लेंस लगा दोगे तो व्हाट यू विल सी, ये तो और पीछे फेंक देगा लाइट को ना ऐसे। यस सर। तो ब्लर दिखेगा। जब सही है आंखें तो फिर लगाओगे तो और डाइवर्ज कर देगा, तो पीछे ही फेंकेगा ना लाइट को, तो फिर कहां से दिख जाएगा साफ? तो जबरदस्ती का स्ट्रेन पड़ जाएगा आंखों पे। ओके सर। चलिए नेक्स्ट आते हैं, दैट इज हाइपरमेट्रोपिया, जो बुजुर्गों को होता है मोस्टली 99% केसेस में। ये ओल्ड एज पे ही आएगा, एजिंग से आता है। वैसे ऐसे देखे गए हैं कि यंग में भी आ जाता है, वो दूसरे कारणों की वजह से होता है, पर ओल्ड एज में तो ये आना ही आना है, इसको कोई रोक नहीं सकता, बिकॉज सीलियरी मसल्स की पावर खत्म हो जाती है, मसल्स की पावर खत्म हो जाती है। तो हाइपरमेट्रोपिया, हाँ बोलो सर। ओल्ड एज वाले को तो प्रेस बायोपिया बोलते हैं ना। प्रेस बायो पे दोनों आ जाते हैं, ये गुण भी होते हैं उसके अंदर। प्रेस बायो पे मतलब दोनों चीज आ गई, नियर पॉइंट भी खराब। देखो जिसका बचपन में मायोपिया था वो बुजुर्ग होके हाइपरमेट्रोपिया का भी शिकार होगा। अब इसी को दोनों को मिला करके क्या हो जाता है फिर? बाइफोकल लेंस लगते हैं। बाइफोकल समझते हैं? दो लेंस लग रहे होते हैं सर। मैंने उसमें बुक में पढ़ा था सर कि प्रेस बायोपिया सीलियरी मसल्स की वजह से होता है। हाँ बिल्कुल, तो मतलब हाइपरमेट्रोपिया का ही टाइप है वो। बिल्कुल उसी का टाइप है। जब प्रेस बायोपिया उसको कहते हैं, अगर बुढ़ापे में अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया हो जाए तो उसको प्रेस बायोपिया कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लगा होता है इनका। देखा था सर, मैंने देखा है, मेरी एक मैम थी ऐसे। इस तरह से रहते हैं, ठीक है। तो ये है यहाँ पर इस तरह से होता है उनका चश्मा, बाइफोकल। तो हाइपरमेट्रोपिया का मतलब नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस, ठीक है। नियर साइटेड, सर फार साइटेडनेस नहीं होगा? सॉरी गलत लिख गया मैं, वो तभी लिख कर आया था नियर साइटेडनेस। ये है फार साइटेडनेस, यानी जो अगर जिसको बचपन में मायोपिया नहीं हुआ है और ओल्ड एज में जाके उसको हाइपरमेट्रोपिया हो रहा है, तो ये समझ लीजिएगा उसको दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता है, ठीक है। उसको दूर का दिखेगा, पास का नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब उसका नियर पॉइंट में दिक्कत हुई है, कुछ ना कुछ नियर पॉइंट ही खराब हो गया उसका।
नियर पॉइंट में डिफेक्ट आया है, तो क्या हुआ होगा बेसिकली, उसका नियर पॉइंट यहाँ पे आ गया कहीं, डी तो यहीं पर है पर नियर पॉइंट यहाँ आ गया। मैं डायरेक्टली बना देता हूँ, यानी अगर मैं लेंस वगैरह ना लगाऊं तो देखो नियर पॉइंट थोड़ा दूर चला गया है, अब डी पे नहीं रहा है। फार पॉइंट अभी भी इसका क्या है, इन्फिनिटी ही है। यानी रीजन ऑफ विजिबिलिटी कहाँ पे है इसका, रीजन ऑफ विजिबिलिटी क्या है, बिना चश्मे के कौन सा देख सकता है, ये देख सकता है वो, ये है रीजन ऑफ विजिबिलिटी। नो विजिबिलिटी या ब्लर विजिबिलिटी, या ब्लर हो जाता है चीजें सब। ब्लर विजिबिलिटी, तो नियर पॉइंट उसका यहाँ आ गया है, फार पॉइंट सही है, तो यहाँ से यहाँ तक सही से देख सकता है विदाउट एनी नीड ऑफ एनीथिंग। तो यानी कि यहाँ पे अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूँ, ऑब्जेक्ट जाएगा इस तरह से, रेस जाएंगी आइस पे और फोकस हो जाएंगे यहाँ पे, यहाँ पर। ठीक है, मैं एक ही रे दिखा रहा हूँ सिर्फ। पर अगर मैंने यहाँ रख दिया किसी ऑब्जेक्ट को, तो क्या होगा, यहाँ जाएंगी रेस और दूर जाके मिलेंगी, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लर विजिबिलिटी वाले में रखोगे तो पीछे मिलेगा, नियर पॉइंट से जो दूर रखोगे तो आपको सही मिलेगा। तो इसमें क्या करना है हमको अब, व्हाट इज आवर एम, हमारा एम क्या रहना चाहिए, क्या करें इसमें जिससे कि हम सब कुछ सही से दिखा पाए। सर कन्वर्जिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अगर ब्लर वाले रीजन में ऑब्जेक्ट को रख दिया तो हम चाहते हैं हमारे सामने कुछ ऐसी चीज लगाई जाए, जो लाल वाली रे को पहले ही बैंड करा दे, यानी इसको कन्वर्जिंग पावर इसकी बढ़ा दे। कन्वर्जिंग पावर कमजोर हो गई है इसकी, ब्लर वाले रीजन में अगर हम रखते हैं तो पीछे जा रही है ना रेज, उसको पहले ही मुड़वाना चाहते हैं। मुड़वाने का मतलब ही क्या होता है, कन्वर्जिंग पावर होती है। तो कन्वर्जिंग पावर के लिए लगाते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो इसको सही करना है अगर, तो हम ये काम करेंगे। तो यह है डिफेक्टेड आई, ये डिफेक्टेड आई है। अब मैं करता हूं करेक्शन, इसको करते हैं सही करते हैं इसको। तो ये तो था हमारा डी, ये था हमारा नियर पॉइंट। ठीक है, तो मैंने लगा दिया ये लेंस। इसको डी को थोड़ा यहाँ बना लेता हूँ। ठीक है, ये लगाया मैंने यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ऐसे बना लेता हूँ मैं, कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया। नाउ सपोज ऑब्जेक्ट कहीं रखा हुआ है, कहाँ रखें ऑब्जेक्ट को, कहाँ रखना चाहते हो बताओ आप, जिससे कि सारे काम हो जाए हमारे। यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, कहाँ रखूँ। तो मैं एक काम करता हूँ सर, मैं डी पे रख देता हूँ ऑब्जेक्ट को, क्योंकि सबसे ज्यादा मेरे को ना दिक्कत क्या लग रही है, मेरे को घबराहट किस बात से हो रही है, मेरे को घबराहट इस बात से हो रही है कि अगर मैं डी पे भी रख दूं ना ऑब्जेक्ट को, वो भी दिख जाए मेरे को, अगर मेरे को क्लियरली दिख जाए तो मुझे पीछे वाले पॉइंट की चिंता नहीं करनी है। ठीक है, तो सबसे यहाँ पे रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट को, मान लो यहाँ रख दिया ऑब्जेक्ट को, आपने ऑब्जेक्ट यहीं रख दिया, ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया। क्योंकि अगर आप इसको सही करवा पाए, इस पॉइंट को सही करवा पाए, तो पीछे वाले पॉइंट अपने आप सही हो जाएंगे। तो इसको क्या करवाना चाहते हो आप, करवाना चाहते हो कि भाई ये जाए रेज फिर ऐसे जाए और फिर इसमें ऐसे घुस जाए आईज में, ये तो चाहते हैं। तो आंखों को क्या दिखाना चाहते हो आप, आंखों को दिखाना चाहते हो, देखो आंखें, मैंने आपके लिए क्या काम करके दिखाया है, आपके लिए रेस कहां से ला रहा हूं मैं, आंखों को क्या लग रहा है रेस कहां से आ रही है अब, नियर पॉइंट सर, नियर पॉइंट से आ रही है। अब देख लेंगी आंखें, अगर आपने डी वाले ऑब्जेक्ट को ऐसा दिखवा दिया आंखों को कि आंखों को लग रहा है कि अब तो रेस कहां से आ रही है, नियर पॉइंट्स आ रही हैं। अगर आंखों को ये लग गया कि नियर पॉइंट्स आ रही हैं, तो आंखों को कोई दिक्कत नहीं होगी इसको फोकस करने में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप सोच रहे हैं सर यहीं पे क्यों लेकर के गए आप नियर पॉइंट पे,
पीछे भी ले जा सकते थे, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं थी मेरे को पीछे ले जाने में, लेकिन वो बिना वजह फालतू में लेंस की पावर और बढ़ानी पड़ती मेरे को, समझ रहे हो ना आप? तो आप ना देखना, तो देख ही सकते हैं, देख ही सकते हैं, मतलब बेवजह पावर बढ़ जाएगी आइस की। तो जैसे मेरा जो लेंस है, जो मैं चश्मा पहन रहा हूँ, उसकी पावर है -1.5। अगर मैं -2 का भी पहन लूंगा ना और -3 का भी पहन लूंगा, ऐसा नहीं है मेरे को कुछ ब्लर दिखेगा, मुझे साफ तब भी दिखेगा, पर वो इस रीजन में जा रहा होगा और बेवजह पावर बढ़ गई होगी इसकी। तो बेवजह नहीं बढ़ानी है पावर, ठीक है? तो इसलिए नियर पॉइंट तक लिया है, बस बात खत्म। काम चलना चाहिए, काम चल गया, ठीक है? तो ये ऑब्जेक्ट है और इमेज कहाँ बन रही है? इस लेंस की इमेज कहाँ बन रही है? कॉन्वेक्स लेंस है ये कॉन्वेक्स लेंस है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है इसका? -d। इमेज कहाँ रखा है बताओ? ये इमेज रखा हुआ है -np। तो आपको u भी पता चल गया, आपको v कहाँ पे पहुंचाना है ये भी पता चल गया, तो आप निकाल क्या सकते हो? अब हम f निकाल सकते हैं भाई, कितना लेंस का पावर लगाएं, कितना फोकल लेंथ का पावर लगाएं, लेंस की क्या पावर हो, क्या फोकल लेंथ हो, निकाल सकते हैं यहाँ से। तो फॉर्मूला लगा दो अब, 1/v - 1/u = 1/f, ऐसा लिख दीजिए। अब इसको साइन के साथ डालो, तो 1/-(-np) - 1/-(-d) = 1/f। तो 1/f क्या आ जाएगा? 1/f will be 1/np - 1/d। ये हो जाएगा, यहां से आएगी जी पावर, आपकी पावर आ जाएगी, यही तो पावर है 1/f। इसको मीटर में एक्सप्रेस कर दो तो ये पावर बन जाती है, ठीक है? यही पावर बन जाएगी। सर अगर लेंस ज्यादा पावर करेगा तो ज्यादा कन्वर्ज करेगा रे, तो इमेज फॉर्मेशन कॉर्निया से पहले नहीं होने लग जाएगा? ज्यादा कन्वर्ज करेगा तो ज्यादा मोड़ेगा ना इसको, ये बताओ, ज्यादा मोड़ेगा कि नहीं? हाँ। ये रे अभी ऐसे जाना चाहती थी, इधर जा रही है, ज्यादा पावर होगी, ज्यादा मोड़ देगा, तो ज्यादा मोड़ देगा तो ऐसे हो जाएगी। हाँ। तो यहाँ पीछे दिखना शुरू हो जाएगा ऐसे। तो लेकिन सर फिर कॉर्निया के आईज के अंदर जो उसका रेज जाएगा, तो इमेज फॉर्मेशन जो मेरा एग्जैक्ट कॉर्निया पे हो रहा था, तो इमेज फॉर्मेशन उससे पहले नहीं होने लग जाएगा? नहीं होगा ना, देखो, क्योंकि आईज अपना फोकल लेंथ बदल लेती है ना यार, आईज तो अपना फोकल लेंथ बदल लेती है ना। मैंने यही तो कहा था मैंने कि एनपी से पहले कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट, आंखों का काम है वो उसको फोकस पे ले जाना। ठीक है। आप ये क्यों सोच रहे कि आईज का फोकल लेंथ एक ही है? वेरिएबल है वो। ओके थैंक यू। वो कर देगा, घुमा फिरा के पहुंचा देगा वहां पे, ठीक है? ये चीज है। चलिए, तो ये हो गया, फोकल लेंथ पावर आ जाएगी यहाँ से, इट इज 1/f बट एक्सप्रेस इट इन मीटर्स। ये पावर आ गई, कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, तो ये हो गया डिफेक्ट दूर कर दिया। ठीक है, ये चीज आ गई समझ में, ठीक है? तो यही था मेनली जिस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं तो उसी पे आते हैं कि भाई सही कर दो। मायोपिया तो बहुत आसान है, फोकल लेंथ बताओ, वही फोकल लेंथ हो जाती है, माइनस लगाना होता है। हाँ जी सर, इसमें 1/f = 1/d - 1/np नहीं होगा? यस सर। क्या कह रहे हो? फिर गलती कर दी क्या मैंने? एक बार देखने दो सर, लास्ट में फॉर्मूले में साइन में, तो यहाँ कुछ हो सकती है फिर। हाँ, ये मैं कर देता हूँ, ये मेरी आदत है, इसमें हैरानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, ये मैं कर सकता हूँ। 1/d - 1/np, ठीक है? दिस इज द फाइन, ऐसा ध्यान रखेंगे। तो दिस इज द मेन थिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है समझ में आ गया कि हम क्या चाहते थे। नियर पॉइंट खराब होता है, फार पॉइंट खराब होता है, इनको सुधारना होता है, ठीक है? तो ये चीज थी हमारे पास, फार पॉइंट और नियर पॉइंट। मायोपिया में सर ये चश्मा लगाते ठीक कैसे हो जाता है? ये चश्मा लगा के ठीक ऐसे हो जाता है कि आप आंखों को बताते हैं, आंखें आप खराब नहीं हो। आंखों को क्या लगता है जब आप चश्मा पहनते हैं? आंखों को लगता है मैं तो खराब हुई नहीं, तो वो हील करने लगती है, आईज हील करने लगती है। आईज को लगता है मैं खराब हुई नहीं, क्योंकि आपने चश्मा डाल रखा है आगे, तो वो हील करने लगती है। समझ रहे हो आप? किसी भी चीज को हील करने के लिए क्या करते हो आप?
पट्टी लगाते हो ना, शांत रखते हो हाथ को, किसी भी चीज को हिलाते नहीं हो उस चीज को। तो चश्मा लगाने का मतलब ये है कि आप आंखों को ये बता रहे हैं कि आंखें आप ठीक हैं, नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू हील। गाजर वाजर खाओ, हरी सब्जियां खाओ, तो फिर आप चश्मा हटा दोगे बाद में तो आईज नॉर्मल हो जाएंगी, क्योंकि आईज को तो पहले भी यही लग रहा था कि मैं सही हूँ, वो हील कर जाती है। फिर चश्मा हटा दोगे तो फिर आई को कोई ऐसे हैरानी नहीं होती कि चश्मा था कि नहीं था। समझ में आ गई बात? पर Yes, ये 20-22 साल से पहले ही कर लो तो हो जाता है, उसके बाद नहीं होता है, फिर कहने वाली बातें होती हैं। ठीक है, तो सूट करता है चश्मा, मन भी नहीं करता कि सही भी हो, ठीक है अच्छा तो लग रहा है। ठीक है, ओके चलिए, तो ये हो गया हमारे यहाँ पे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, और एक और होता है एस्टिग्मैटिज्म। एस्टिग्मैटिज्म, इसमें क्या होता है? कुछ न्यूमेरिकल तो नहीं आता है इस पे बेसिकली। एक सेकेंड, बुक में क्या लिखा है जरा देखते हैं एस्टिग्मैटिज्म को लेकर के। सिलिंड्रिकल इसमें होगा। एस्टिग्मैटिज्म मतलब जब आंखों का कर्वेचर खराब हो जाता है ना, कर्वेचर, व्हेन कर्वेचर of eyeballs, curvature of eyeballs is not spherical, then it occurs। क्या होता है बेसिकली इसमें? अगर आप किसी भी चीज को देख रहे हैं, मान लो जो घर में जालियां लगी होती हैं मच्छर को रोकने के लिए गेट्स में, वो ऐसी होती हैं, तो इन जालियों को जो आंखें देखती हैं वो इस तरह से देखती हैं। आंखों में जो इमेज बनेगी ना, इनकी जो इमेज बनेगी एट द बैकग्राउंड, यहाँ पे इमेज जो बनेगी वो ऐसे बनेगी कुछ। सॉरी ऐसे नहीं है, कुछ ऐसे हो जाती है इस तरह से, है ना, इस तरह से कर्वेचर, सिलिंड्रिकल नंबर कहते हैं इसको। इट इज करेक्टेड बाय सिलिंड्रिकल लेंस, दिस इज करेक्टेड बाय सिलिंड्रिकल लेंस। सिलिंड्रिकल लेंस लगाना होता है। ठीक है, सिलिंड्रिकल लेंस लगाओगे ये डिफेक्ट खत्म हो जाएगा। बस इसमें यही चीज था जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आइज के बारे में। ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली आपके खत्म हो जाते हैं यहाँ पे। सर टेलीस्कोप नहीं करना? आप तो OW वाले हो ना सब? यस सर। हाँ, आपका एक रह गया, वो आपको बाद में कराऊंगा क्लास के 4:30 खत्म होने के बाद। ठीक है, ओके सर। जो आपका रह भी गया है ना, उसमें कुछ नया बताने को नहीं रह गया है, उसी फॉर्मूले को इधर उधर करना है बस। सर एक हमारा वो भी है। हाँ जी, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप भी नहीं आता है, उसमें सिर्फ बस एक ही फॉर्मूला बनता है, इन्फिनिटी से रेज जो आती हैं, कोई सवाल नहीं उठता है उस पर। बस बोर्ड में आ सकता है, बोर्ड में फिगर बना देना और मैग्निफिकेशन लिख देना -f0/fe। जो सवाल बनता है वो एस्ट्रोनॉमिकल पे बनता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे बनता है, सिंपल माइक्रोस्कोप पे बनता है, उस पर न्यूमेरिकल नहीं बनता है, रिफ्रैक्टिंग वाले पे। जस्ट इंपॉर्टेंट ओनली फॉर योर बोर्ड्स। ठीक है, तो डिफेक्ट हो गए हमारे। तो अब मैं जंप करता हूँ अगले चैप्टर पे, शुरुआत करता हूँ। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हुआ, ऑप्टिकल, हमारा ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स 2 पार्ट में बटी हुई थी, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। तो रे यहाँ पे खत्म होती है, अब हम आते हैं वेव ऑप्टिक्स पर। तो वेव ऑप्टिक्स क्या है उसको देखेंगे। सो लेट्स मूव अहेड। टेलीस्कोप के लिए कितने पेजेस छोड़ने हैं? एक छोड़ दो। Now we will come to wave optics.
वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। अगर वेव ऑप्टिक्स है तो इक्वेशन ऑफ वेव पता होनी चाहिए क्या होती है। इक्वेशन ऑफ वेव हल्का फुल्का आइडिया चाहिए होता है इसका। इक्वेशन ऑफ वेव इज गिवन बाय y इज इक्वल्स टू a sin kx माइनस ओमेगा टी एंड प्लस फाई। इसको काम ये ठीक है, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर इस तरह से। प्लस माइनस ओमेगा टी, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ वेव हो गई। थोड़ा बहुत तो आप जानते ही होंगे इसके बारे में, के क्या होता है, ओमेगा क्या होता है। तो इसको मैं डायग्राम के थ्रू ही बनाता हूँ। डायग्राम के थ्रू वेव ऐसे जाती है, ठीक है। ये यहाँ से डिस्टेंस है x, यहाँ से डिस्टेंस x है, ये हमारी मीन पोजीशन है। इस तरह से है। अब यहाँ पे इस x पे ये y कितना होगा, ये y क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, दिस इज मीन पोजीशन। y क्या होगा और टाइम कितना हो चुका है, t इक्वल्स टू टी, यानी t इक्वल्स टू टी पे और x इज इक्वल्स टू इस डिस्टेंस पर जो वेव है कितना डिस्प्लेसमेंट है उसका। ऊपर है तो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव आ गया तो उसका मतलब नीचे डिस्प्लेसमेंट होगा इस तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से हम पता कर सकते हैं वेव के किस एक्स पर किस समय पे क्या डिस्प्लेसमेंट है। वेव कहाँ पर है, एक्स से क्या बदल जाएगा, वेव का पार्टिकल किधर है और किस समय पे वो कहाँ होगा, हम पता कर सकते हैं इस इक्वेशन से, ठीक है। इसको कहते हैं फेज, फेज ऑफ वेव डिनोटेड बाय फाई। इसको कहते हैं फेज ऑफ वेव, ठीक है। अगर ये फेज ऑफ वेव है तो एक टर्म और आता है इसमें, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, what is wave front? It is the region, it is the surface of constant phase at any particular time, यानी कि क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि kx माइनस ओमेगा टी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए एट एनी पर्टिकुलर टाइम। तो लेट एट t इज इक्वल्स टू t1 कह दो, t इक्वल्स टू t1 कह दो तो क्या आ जाएगा, kx माइनस ओमेगा t1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो kx क्या आ जाएगा, कांस्टेंट प्लस ऑफ ओमेगा t1, ये भी क्या है अपने आप में एक ओमेगा फिक्स होगा जी, ये भी तो कांस्टेंट ही बन गया, एक नया टाइप का कांस्टेंट बन गया। तो x भी क्या आ गया यहाँ से, कांस्टेंट। क्या कहने का मतलब है, यानी अगर आप सोर्स से जो वेव को प्रोड्यूस कर रहा है, कोई ना कोई तो वेव को प्रोड्यूस कर रहा होगा, वहीं से तो x नापते हैं। सोर्स यहाँ पे कहाँ होगा, ऊपर वाले केस में सोर्स कहाँ पे है, सोर्स इज ओवर हियर, यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे सोर्स है जो कि इस वेव को प्रोड्यूस कर रहा है, उससे एग्जिस्टेंस दूर जाते हैं। तो वेव फ्रंट होता है वो जगह या वो सरफेस जिसका फेज कैसा होता है, कांस्टेंट होता है फेज।
अगर फेज उसका कांस्टेंट रहता है तो इस कांस्टेंट की कंडीशन ने क्या बताया हमको कि फेज कांस्टेंट कहाँ रहता है? ये कहता है कि फेज कांस्टेंट ये किया फिर ये किया फिर ये किया, यानी x इक्वल्स टू कांस्टेंट होना चाहिए। यानी किसी भी x पे अगर आप किसी कांस्टेंट x पे जाते हैं अराउंड द सोर्स, वो सारा का सारा रीजन एक वेव फ्रंट का होगा, कांस्टेंट वेव फ्रंट का होगा। एग्जांपल देता हूं यहाँ पे मैं, देखो वेव फ्रंट क्या चीज है यहाँ पे। मान लीजिए ये सोर्स है, यहाँ पे सोर्स है, ये सोर्स है भाई। ये तो अब वेव सभी जगह फेंकेगा, है ना, सभी जगह वेव्स फेंकेगा इस तरह से वेव जारी होंगी। मैं एरो के थ्रू दिखा रहा हूँ बस, वेव्स ऐसे जा रही हैं। वेव्स इस तरह से जा रही होंगी। सर ये चैप्टर थोड़ा बहुत वेव्स की तरह है जो हमने उसमें पढ़ा था 11th। हाँ थोड़ा सा ही है उसकी तरह, ऐसा है, ऐसा होगा, ऐसे जा रही हैं वेव्स इस तरह से। तो इस सोर्स से x डिस्टेंस सेम जाओ, क्या होगा, क्या रीजन आएगा? वो इस सोर्स से आप सेम एक्सिस पे जाइए और उस जगह को ना पेंट कर दो, आप उस जगह को पेंट कर दो तो क्या मिलेगा आपको? एक स्फीयर तो मिलेगा, एक स्फीयर मिल जाएगा। देखो तो ये स्फीयर ही है जो कि चारों तरफ होगा। यही तो क्या हो गया, यही तो वेव फ्रंट हुआ भाई। एक्स सेम जा रहा हूं मैं, सेम एक्स यही बताया। अगर एक्स कांस्टेंट है आपका तो एक्स कांस्टेंट है कि नहीं? यहाँ पे सब जगह कांस्टेंट है। देखो इस एक्स कांस्टेंट कर दिया मैंने यहाँ पे, 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर जो भी करना चाहो कर दिया। तो अगर आपने एक्स को कांस्टेंट रखा और आप घूम रहे हैं एक्स कांस्टेंट लेकर के, समझ रहे हैं, यानी एक पत्थर बांध लिया आपने रस्सी से और पत्थर को घुमा रहे हर तरफ, तो जो पत्थर जिस जिस एरिया पे घूमेगा वो पूरा का पूरा स्फीयर बन जाएगा एक। उसी रीजन को कहेंगे जहां जहां पत्थर घूम करके आया, उस पूरे इलाके को क्या कहेंगे? उस इमेजिनरी रीजन को क्या कहेंगे? वेव फ्रंट कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वेव फ्रंट हो सकते हैं। क्या पता किसी ने एक्स कांस्टेंट ये वाला चूज कर लिया होता तो ये हो जाता, फिर ना कोई ये चूज कर लेता तो ये हो जाता। ये भी वेव फ्रंट है। तो वेव फ्रंट ये है। तो एक खास बात क्या दिखी हमको, वेव फ्रंट जो होता है ना परपेंडिकुलर होता है। ये भी दिख रहा है हमको यहाँ पे। वेव फ्रंट क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर होता है। ये चीज नोटिस करी हमने। ये चीज है, तो हम कह सकते हैं वेव फ्रंट are perpendicular to the direction of propagation of wave। सर हाँ जी बोलो। सर एक बार रिपीट कर दो, समझ नहीं आया इसका मीनिंग। क्या चीज समझ में आई बताओ। सर वेव फ्रंट वो इलाका है जहां पे आपको फेज एक जैसा मिलेगा, फेज कांस्टेंट होगा। सर ये इक्विपोटेंशियल जैसे है। हाँ इक्विपोटेंशियल जैसे, इक्विपोटेंशियल यानी इक्वी फेज कह लो आप, इक्वी फेज। यहाँ पे फेज सेम होगा, यानी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा। अगर मान लो फेज सेम है किसी चीज का तो डिस्प्लेसमेंट भी तो सेम आएगा। अगर kx माइनस ओमेगा टी सेम है सबका उस इलाके में तो y भी क्या आएगा? सेम आएगा, क्योंकि y क्या होता है? ए साइन ऑफ दैट फेज। तो जहां फेज सेम होता है वहां पे डिस्प्लेसमेंट भी सेम होता है। ये वो इलाका है जहां पे डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, वेव एक जैसी दिखेंगी, उनकी शक्ल भी एक जैसी होगी वेव की, जैसे बिल्कुल जुड़वा हो। ये चीज यहां से चली, ये चीज यहां से चली, ये चीज यहां से चली, सबकी सब एक जैसी दिखेंगी। तो इसको कहते हैं, इलाके को कहते हैं वेव फ्रंट। अच्छा, तो वेव फ्रंट आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। यहां से ये बात भी हम कह सकते हैं। ड्रॉ करते हैं वेव फ्रंट्स।
डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स के लिए, केसेस के लिए। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सर इसमें ये मतलब है कि इस वेव फ्रंट में जो सब सेम फेज में जाएंगे। हाँ, सेफ फेज में है वो सब के सब, जैसे एक ईएम वेव में चलता है। हाँ। तो जैसे मान लो ये वेव आ रही है इस तरह से, ऐसे वेव तो ऐसे जा रही होगी ना, मैं तो एरो दिखा रहा हूँ लाइट का, ऐसे जा रही है वेव, पर मैं एरो दिखा रहा हूँ इससे। तो यहाँ पे वेव फ्रंट कैसे बनाओगे, कैसा होगा वेव फ्रंट? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो गया। और देखते हैं, एक लेंस है, लेंस ये ऐसा ही मान लो, ऐसे ही लेंस है, ये रेज जा रही है ऐसे, बताओ यहाँ पे कैसा होगा वेव फ्रंट? सेंटर से सर बिल्कुल लेंस के, हाँ, सर ऑप्टिकल सेंटर से पास सेंटर करेगा। ऐसे होगा ना? यस सर, कॉनकेव ऐसा होगा, तभी तो परपेंडिकुलर हो पाएगा, उल्टा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, फिर 90 डिग्री बन नहीं पाएगा, ऐसा समझ लो। यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे ऐसा होगा, इस तरह से, ये वेव फ्रंट है। हाँ जी सर वो ऊपर वाले एग्जांपल में इधर वाली साइड कॉन्वेक्स क्यों होगा? क्या लिया मैंने? जो इधर जो लेंस के इधर वाली साइड है उसके हिसाब से रेज जैसे आ रही है तो कॉन्वेक्स हो गया ना फिर। ये कैसे आई? यहाँ ये कनकेव आई और फिर ये कन्वेक्स आ गई कैसे? अब देखो, यहाँ पे परपेंडिकुलर करना है मेरे को, परपेंडिकुलर करना है, तो कैसे करूँगा परपेंडिकुलर? ऐसा लग रहा है पॉइंट सोर्स हो, ये ऐसा लग रहा है ना पॉइंट सोर्स हो। हाँ पॉइंट सोर्स कैसा होता है, ऐसा नहीं होता वेव फ्रंट? हाँ। यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ भी पॉइंट सोर्स ऐसा लग रहा है। अच्छा, मतलब ऐसा दोनों नहीं तरफ अलग अलग मैप। हाँ, अलग अलग बनेंगी ना, क्या करें हम, बन रही है अपने आप अलग अलग। सर हम जहाँ पे इमेज ऑब्जेक्ट दोनों को एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं क्या? क्या चीज? अगर हम इसको रे के कंसेप्ट ले रहे हैं तो हम इमेज और ऑब्जेक्ट जो दोनों को एक पॉइंट आवाज नहीं आ पा रही, आवाज नहीं आ पा रही। सर हम कह रहे हैं कि मतलब जो ये जो वेव है उसमें हम क्या दोनों पॉइंट को वो मान रहे हैं सोर्स? नहीं, सोर्स नहीं मान रहे हैं, बनाने का तरीका बता रहा हूँ आपको मैं ये कब कह रहा हूँ कि सोर्स है। लेकिन सर जब रे इस डायरेक्शन में जा रही है तो उसका वैसा ही होना चाहिए ना जैसे इधर वाली साइड का है, उल्टा क्यों हो गया? वो तो चेंज कर दिया ना, लेंस ने चेंज कर दिया है। ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। इसमें समझ में नहीं वाली बात है ही नहीं कुछ, इसने चेंज कर दिया लेंस ने, इसको रे को ऐसे मोड़ दिया, तो वेव फ्रंट कैसे हो जाएंगे, इसके ऐसे हो जाएंगे। फिर परपेंडिकुलर रहना चाहिए ना। आप क्या चाहते हो, क्या हो जाए बताओ? आप जो चाहते हो वो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। ऐसा चाहते हो, क्या चाहते हैं इसमें, सीधा कर दूं? हाँ लो कर दिया सीधा, बताओ परपेंडिकुलर है क्या ये एंगल परपेंडिकुलर है? नहीं है, ये भी नहीं है। लेकिन अगर ऐसे मतलब जैसे इधर वाली साइड दे रखा है ना, वैसे क्या कर सकते? ऐसे ये, अच्छा समझ गया मैं, ये कह रहे हो आप, ऐसे कह रहे हो? हाँ। तो ये एंगल 9 कितना है, 90 डिग्री है, ये है 90 डिग्री, बताओ। अच्छा 90 बनेगा नहीं ना वो, इसीलिए 90 डिग्री होना भी चाहिए, ध्यान रख लो। अब इस वाले केस में देखिए, इस वाले केस में ऐसे जा रही है रेस, यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे ऐसे होंगी वेव फ्रंट्स, है ना? यहाँ पे कैसे होंगी, ऐसे होंगी,
यहाँ पे ऐसे होंगी, ये वेव फ्रंट्स हैं। तो ये वेव फ्रंट बनाने का तरीका रहता है। अब आती है बात हाइगन्स की। अब हाइगन क्या चीज है, हाइगन प्रिंसिपल क्या चीज है? तो हाइगन जी कहते हैं, एक सेकेंड, नेक्स्ट कम्स इज हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल ये कहता है all point on a wave front acts like a point source that gives out a secondary secondary wavelets which propagate outward with the speed of wave, with speed of wave. The wave front at a later time, delta t is given by the surface tangent to, समझाऊंगा इस चीज को मैं, tangent to these secondary wavelets. Secondary wavelets. तो कहने का मतलब ये है इसका कि मान लो कि ये एक काम करते हैं, इसको कलर चेंज कर देते हैं। ये है हमारा वेव फ्रंट है ये। अब इस पे जितने भी पॉइंट है ना, कितने भी पॉइंट मार्क कर लो आप, आपकी मर्जी है। ऑल द पॉइंट्स ऑन द वेव फ्रंट, दिस इज अ वेव फ्रंट, वेव फ्रंट आ रही होगी, वेव फ्रंट है ये। अब ऑल द पॉइंट्स ऑन द वेव फ्रंट acts as a point source of light, that gives out secondary wavelets. ये जो है ये भी अपनी वेव फ्रंट रिलीज करेंगे, ऐसे रिलीज करेंगे, ऐसे रिलीज करेंगे। इस तरह से। अच्छा, तो ये इनको कहते हैं वेवलेट्स। यानी इस वेव फ्रंट में भी पॉइंट्स हैं जो कि वेवलेट्स, जो कि वेव फ्रंट रिलीज करते हैं, इनको कहते हैं वेवलेट्स। म्यूट करो, म्यूट करो। तो यहाँ पे हो गया सेकेंडरी। हाँ जी,
सर पॉइंट को वेवलेट्स कहते हैं, फिर जो रिलीज करते हैं उसको रिलीज। सेकेंडरी सोर्स, जब वेव फ्रंट सेकेंडरी सोर्स के वेव फ्रंट को वेवलेट कहते हैं। ठीक है, ये है सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स तो कोई और था ना जिसने लाइट को रिलीज किया होगा। अच्छा, आप चाहते हो कि आगे क्या होने वाला है, वो ये चीज बता देगा हमको कि आप क्या करो, किसी भी एक वेव फ्रंट पे बहुत सारे पॉइंट मार्क कर लो, पॉइंट सोर्स, और आगे की तरफ बढ़ानी है आपको, आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब बैकवर्ड नहीं करना है, आउटवर्ड करना है। कर दिया। अब इस पे टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट ड्रॉ करो इन सभी पे। टेंजेंट ड्रॉ कर दी टेंजेंट ड्रॉ। ये क्या मिल गया आपको? नेक्स्ट वेव फ्रंट मिल गया, नेक्स्ट वेव फ्रंट मिल गया। और कितनी स्पीड से गए हैं ये, कितनी स्पीड से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? v इंटू डेल्टा टी ट्रैवल किया होगा। भाई डेल्टा टी टाइम में आगे बढ़ गई वेव, टेंजेंट खींच दिया तो नया वेव फ्रंट मिल गया। यानी सेकेंडरी सोर्स की जो वेव्स निकलती हैं, वेव फ्रंट्स निकलती हैं, वेवलेट्स निकलती हैं, उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो किसी भी समय पे, आपको नया वेव फ्रंट मिल जाता है प्राइमरी सोर्स का। अब पढ़ो इस डेफिनेशन को, समझ में आ जाएगा। हाइगन्स प्रिंसिपल को दोबारा पढ़ो। ऑल पॉइंट्स ऑन द वेव फ्रंट्स एक्ट्स लाइक अ पॉइंट सोर्स दैट गिव्स आउट अ सेकेंडरी वेवलेट्स which propagate outward with the speed of wave. ठीक है, the wavefront at a later time delta t is given by the surface tangent to these wavelets, secondary wavelets. ठीक है, सरफेस पे टेंजेंट डाल दिया मैंने, तो इसको कहते हैं नया वेव फ्रंट आ गया। तो ये हाइगन्स ने कहा। ठीक है, हाइगन्स ने ऐसा बताया हमको। समझ में आ गई बात ये वाली? सिंपल सी थी। ठीक है, तो ऐसा ही स्फेरिकल के साथ भी होता है, स्फेरिकल के साथ भी ऐसे ही रहता है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या चीज प्रूफ करूंगा, एप्लीकेशन दिखाते हैं इसकी, एप्लीकेशन ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल। एप्लीकेशन, रिफ्रैक्शन, यानी स्नेल्स लॉ प्रूफ कर सकता है ये। रिफ्रैक्शन यानी कि स्नेल्स लॉ के बारे में दिखाएगा, प्रूविंग स्नेल्स लॉ। कैसे होगा देखो, बहुत आराम से हो जाएगा। तो सपोज हमारे पास यहां पर है, यहाँ पे है हमारे पास ये मीडियम। ठीक है, यहाँ पे μ1, यहाँ पे है μ2। चलो मान लो कि भाई μ1 लेस देन है μ2 से, यानी रेयर मीडियम है μ2, μ1 रेयर है। अब रेज आ रही है कुछ इस तरह से, रेज आई कुछ इस तरह से, यहाँ पे गिरी, और रेज आई और इस तरह पे यहाँ पे गिर गई। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं जी? आप तो ये कहते हो कि देखिए वेव फ्रंट बनाते हैं इस पे। वेव फ्रंट अगर बनाओगे तो कैसे बनाओगे? वेव फ्रंट ऐसे बनेगी, और बनाए तो ऐसे बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यहाँ ऐसे बनी। अच्छा, यहाँ तक तो सब ठीक है, वेव्स आ रही थी इस तरह से, ये इसकी वेव फ्रंट्स हैं, वेव्स ऐसे आ रही होंगी, वेव्स आर गोइंग कमिंग लाइक दिस, ऐसे आ रही हैं, ये वेव फ्रंट्स हैं। अब यार एक चीज देखो, ठीक है, यहाँ देखना, यहाँ पे जो हुआ, यहाँ पे तो वेव आ गई पहले ही, यहाँ वाली वेव देखो टकरा चुकी है मीडियम से, पर इसका साथ ही नहीं टकराया है, जो सेम फेज वाला है ना, सन से रेज आ रही है, मान लो ऐसे, सन की ये वाली रे, इन्होंने कहा था हम साथ साथ रहेंगे, साथ साथ चलेंगे हर जगह, पर आपने क्या देखा, यहाँ देखा क्या दिख रहा कि ये वाला जो वेव का पार्टिकल है अंदर घुस गया इस मीडियम में पहले ही,
ये अभी हवा में है, इसको इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा यहाँ तक आने के लिए। अच्छा ध्यान रखिएगा, इसके सामने इसका साथी होगा यहाँ पे कोई, ठीक है ना, इसको कैसा बना सकते हो आप, कुछ ऐसे साथ साथ चल रहे हैं, सेम फेज वाले हैं यहाँ पर, ये सेम फेज वाले हैं यहाँ पर, यहाँ बैठे हुए हैं ये पॉइंट सेम फेज वाले पॉइंट्स हैं। बोल रहे हम हमेशा साथ में रहते हैं, चाहे मीडियम आए, जो कुछ भी हो जाए, हम स्लो हो जाएंगे लेकिन हम हमेशा साथ रहेंगे, सामने देख रहे होंगे एक दूसरे को, क्योंकि हम सेम फेज वाले पॉइंट है, सेम फेज वाले को ज्वाइन करने वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। यही तो डेफिनेशन है वेव फ्रंट की कि भाई कांस्टेंट फेज होना चाहिए। तो कांस्टेंट फेज का मतलब ये जो वेव्स यहाँ तक चल के आई, यहाँ तक चल के आई, इनका फेज क्या कांस्टेंट है, यहाँ पर आ गए दोनों, यहाँ पे आ गए। अब क्या होगा इसमें, इसके अंदर क्या होता है, मीडियम जब चेंज होगा तो मीडियम में क्या होगा, वेलोसिटी बदल जाएगी, वेलोसिटी बदलेगी कि नहीं, बिल्कुल बदलेगी। अच्छा तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डिस्टेंस जो यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवल किया है, ये जो पार्टिकल होगा ये कम करेगा या ज्यादा करेगा इस वाली डिस्टेंस से। ये दोनों यहाँ पे बैठे हुए हैं, मान लो ये वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, v इंटू सपोज कोई भी डिस्टेंस टाइम ले लो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता उस टाइम से, कुछ भी ले सकते हो आप टाइम, सपोज v1 इंटू टी ले लिया आपने टाइम। तो इसी टाइम में ये डिस्टेंस ज्यादा होगी कवर या कम होगी, क्या नहीं होगी, कम होगी भाई, स्पीड चेंज हो जाएगी मीडियम बदलते ही, बताओ मीडियम बदलते सेम स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड तो कम हो जाएगी, कम हो जाएगी तो डिस्टेंस भी कम हो जाएगी फिर, बिल्कुल। अच्छा डिस्टेंस हो जाएगी कम, ठीक है, वो डिस्टेंस कितनी होगी, v2 इंटू टी हो जाएगी, मान लो कि भाई कितनी होगी, v2 इंटू टी। अच्छा v2 इंटू टी हो गई, तो इसका मतलब ये कम डिस्टेंस पे होगा। हाँ जी सर, फिर तो वेव फ्रंट परपेंडिकुलर नहीं रहेगा ना, परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, देखते जाओ, यहाँ पे है, यहाँ देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, यहाँ पर आ गया, ये आ गया पॉइंट यहाँ पे, ये डिस्टेंस कितनी होगी बताओ, ये डिस्टेंस कितनी है, ध्यान से देखिएगा, चमत्कार होगा यहाँ पे एकदम अचानक से, ये देखो ये बन नहीं पा रहा है सही से, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ देखो, ये देखिए ये पॉइंट ये है ना, कम डिस्टेंस हुई कि नहीं, कितनी हुई, v2 इंटू टी, ये कह सकता हूँ, ये कह सकते हैं बिल्कुल, यहाँ पे आ गया ये, ठीक है। और फिर क्या होगा, ये वाला साथी यहाँ बैठा हुआ है इसका, ये यहाँ पे आ चुका है, ये कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, ये कम कर चुका है, ठीक है। तो क्या कहूँगा मैं, अब वेव फ्रंट कैसा होगा, अब वेव फ्रंट ऐसा हो जाएगा, अब वेव फ्रंट होगा कुछ इस तरह से, नहीं बन पा रहा है, रुको एक सेकेंड, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया वेव फ्रंट। अच्छा ये टेढ़ा हो गया, देखो थोड़ा सा टेढ़ा क्यों हुआ है, क्योंकि ये डिस्टेंस कम चला, ये ज्यादा चला है, तो ज्वाइन तो करते हैं सेम फेज वाले को, सेम फेज वाला ज्वाइन कर दिया तो ऐसा हो गया टेढ़ा। अब जब इस मीडियम में आ जाएगा तो क्या होगा फिर, अब कहानी कैसी हो जाएगी, इस मीडियम में जब आ जाएगा तो उसमें जो है स्टोरी अब ऐसे हो जाएगी कुछ, ये ऐसे जाएगा आगे, और यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा, देखो मैंने नहीं किया ये कुछ भी टेढ़ा वेढ़ा, अपने आप हुआ है टेढ़ा ये, ठीक है, क्योंकि वेव फ्रंट ही ऐसा हो गया ना। अब जब वेव फ्रंट ऐसा हो गया तो लाइट को परपेंडिकुलर होना ही होता है, जब वेव फ्रंट ही ऐसा हो गया तो लाइट को तो परपेंडिकुलर होना ही है वेव फ्रंट के। तो वेव फ्रंट बना दो, अब ऐसे यहाँ पे बन जाएगा, ये बन गया, एक और ऐसा हो गया, यहाँ पे ऐसा हो गया, ठीक है। तो देखो टेढ़ा हो गया है वेव फ्रंट यहाँ पर अपने आप ही, लॉजिक वही है ऐसा। तो अब आपने कहा कि चलो इसको ना मैं आई का नाम दे देता हूँ, इसको आई का नाम दे देते हैं, इसको आर का नाम दे देते हैं, देखते हैं क्या रिलेशन आता है इनमें। तो अगर ये आई है, ये आर है, ये v1t है तो ये v2t है, सो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे अगर ये आर है तो ये होगा 90 माइनस आर, और ये हो जाएगा फिर आर, और अगर ये आई है तो ये होगा 90 माइनस आई, और ये हो जाएगा आई,
ठीक है, ये है ए और ये है बी, फाइन। ए और बी, ए बी हो गया लेंथ। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि ए बी, अब ट्राइंगल देखो ऊपर वाला, ऊपर वाले ट्राइंगल को देखो, तो ए बी साइन ऑफ आई क्या देगा आपको, V1t देगा कि नहीं? ए बी साइन आई क्या देगा, V1t। राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, ए बी साइन आई विल बी V1t। यस सर। ठीक है, देखो नेक्स्ट, ये वाला ट्राइंगल देखिए, अब नीचे वाला ट्राइंगल देखिए, यहाँ पे क्या कहोगे, ए बी साइन आर, ए बी V2t, डिवाइड कर दो, क्या बचा, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू V1 बाई V2। अच्छा, स्नेल्स लॉ क्या कहता था, the ratio of sine of the angle of incidence to the ratio of sine of to the sine of angle of refraction bears a constant ratio and is called, यही constant ratio होता है, यही तो था constant ratio, यही है constant ratio। sin i by sin r बराबर constant ही तो हो गया, वही V1 और V2 सेम ही रहेंगे, एक उस मीडियम में उस मीडियम में, चाहे कोई भी एंगल आई हो कोई भी एंगल आर हो, V1 बराबर तो V1 बाई V2 ही आना है ना इसको हमेशा, इट्स लाइक अ कांस्टेंट। तो ये किसके बराबर आता है, हम लोग क्या लिख लेते हैं इसको साइंस इस लॉ में, साइन आई, साइन आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, म्यू1 से मल्टीप्लाई होना चाहिए ना, मीडियम 1 का सब कुछ, तो ऐसा होगा, यहाँ पे क्या होगा, म्यू2 इंटू साइन आर, तभी तो स्नेल्स लॉ बन पाएगा। इसी को तो हम स्नेल्स लॉ कहते थे, बताओ, इस बॉक्स को ही नहीं स्नेल्स लॉ कहते थे। यस सर। ठीक है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे, तब हम उसको समझते थे स्नेल्स लॉ को, पर बेसिकली स्नेल्स लॉ ऐसे ही डिफाइन किया था, साइन आई बाई साइन आर बराबर कांस्टेंट, वो कांस्टेंट क्या है, म्यू2 बाई म्यू1 है, इसको यहाँ पे देख लो। ठीक है, तो ये हो गया जी रिफ्रैक्शन, प्रूफ हो गया रिफ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे तो क्या है, रेयर से आ रहा है डेंसर में, रेयर से आ रहा है डेंसर में, अगर डेंसर से रेयर में जाएगा तो क्या हो जाएगी रेस, अगर डेंसर से रेयर में जाएगा तो क्या होगा, ये वेव पास में ना आके डाइवर्ट हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएंगी, तो वो काम भी कर लोगे ना आप, समझ में आ गई चीज, कोई बड़ी चीज है नहीं। ये जो ट्रिपीजियम बन रहा है ना, यहाँ पे ट्रिपीजियम ये जो बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल का सारा खेल है, बस ये ध्यान रखो जो मैंने बताया है, ये बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और आपको नीट में भी कभी कभी सवाल उस पर मिल सकता है। सवाल कैसे मिलेगा, वो कहेगा कि इसकी जो थिकनेस है D है, इसकी थिकनेस बताओ कितनी होगी, ऐसे सवाल भी आ सकता है। ठीक है सर। हाँ जी सर, ए बी साइन आई वी नहीं होगा, V2 नहीं आएगा, V2t, ए बी साइन आई, ए बी साइन आई कह रहे हो? यस सर। इस ट्रायंगल को देखो ना यार, इस वाले ट्रायंगल को, AOB को देखो, AOB, नीचे वाले पे क्यों चाह रहे हो आप, EOB को देखो। ओके सर। ठीक है, तो ये चीज आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे ही सेम डेंसर मीडियम से राइट, तो यहाँ पे सेम तरह से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नई चीज नहीं होगी, सेम चीज होगी इसमें। ठीक है, आपकी बुकलेट में लिखा हुआ है, ध्यान से देख लेंगे, आपके बोर्ड्स में आता है, ये बोर्ड्स में आता है कि प्रूव दिस, शो स्नेल्स लॉ बाय हाइगन्स प्रिंसिपल, प्रूफ रिफ्लेक्शन बाय हाइगन्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो इनको देख लेना आप। सर। हाँ जी बोलो। सर आपने म्यू2 बाय म्यू1 को इक्वल क्यों ले लिया, मतलब इनके रेशियो को इक्वल? ये क्यों ले लिया मैंने, ये क्यों ले लिया बताओ, क्यों लिया? ये V क्या होता है बताओगे? V1 क्या होता है बताओ? C, हाँ C बाय म्यू1 आएगा, ये क्या होगा, C बाय म्यू2 होगा, CC कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके सर, यस सर। ठीक है, तो यू विल गेट म्यू
क्या था यहाँ पे, μ2 बाई μ1 ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया। ओके, बाकी मैंने फॉर्मूले और भी लिखा रखे थे, लैम्डा को लेकर के भी लिखा रखे हैं, है ना, वो सब भी देख लेना। स्नेल्स लॉ में तो लिखा ही थी स्टार्टिंग में लैम्डा। हाँ जी सर, आपने अप्रूविंग वाला ही फर्स्ट कराया है या आपने इससे पहले भी कुछ कराया है? आप लेट ज्वाइन हुई हैं? नहीं सर, ज्वाइन तो स्टार्टिंग से था, मेरा नेट पूरा चला गया था, लाइट चली गई थी घर में। अच्छा, तो आपको ज्वाइन होने का मौका मिलेगा अब गुरुवार को, अगर आपका मिस हो गया है तो। कहाँ से छूटा ये बताओ पहले। सर, जो वेव फ्रंट आप लास्ट पढ़ा रहे थे उसके बाद लाइट चली गई थी। ओह, चलो तो एक काम ये करना पड़ेगा आपको, अब आप थर्सडे को आइएगा, ठीक है? एक बैच में मर्ज करूंगा फिर आपको, उसमें रह गया अभी ये। ठीक है, तो हैं यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, क्लास के बाद पूछूंगा, मैं बताऊंगा, ठीक है? पर्सनली बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे, तो बेसिकली हमारा आज मैं यहीं पे रोक देता हूँ इसको, ठीक है ना? आप बुक से पढ़ेंगे ये रिफ्रैक्शन वाले जो भी पॉइंट्स हैं सारे अपनी एनसीईआरटी से देखेंगे, ठीक है ना? ये बोर्ड्स में आता है तो बोर्ड की तैयारी खत्म कर दो, ये रिफ्रैक्शन वाला पार्ट एनसीईआरटी से देख लो कैसे कैसे अंडरलाइन कर लो, सारी बातें पढ़ लो, हाइगन्स के प्रिंसिपल पढ़ लो, ठीक है? तो आज मैं ये रोक देता हूँ। तो जाने वाले बिल्कुल जा सकते हैं, एमआर वाले जा सकते हैं, ओडब्ल्यू वाले रुकेंगे क्योंकि उनका मेरे को कंप्लीट करना है रे ऑप्टिक्स का कुछ पार्ट टेलीस्कोप का।